विश्व पर्यावरण दिवस 2024 प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विषय वस्तु थीम है 2024 का लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलियंस। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा किया जाता है और यह 1973 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। सऊदी अरब भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलेपन पर ध्यान देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी करेगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम 2024। चुनाव आयोग ने 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 542 के परिणाम को घोषित कर दिए हैं। सूरत में भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। एनडीए की कुल सीटें 292 रही, जबकि इंडिया गठबंधन की 234 ही रही। एनडीए बीजेपी के 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, इंडिया आईएनसी के 99, एसपी के 37, टीएमसी के 29। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से तीसरी बार जीत को हासिल किया है। राज्य विधानसभा चुनाव परिणाम 2024। ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा में नवीन पटनायक मार्च 2000 से मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा में 147 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 78, बीजेडी ने 51 और कांग्रेस ने 14 सीटें जीती। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू चौथा कार्यकाल पाने वाले पहले मुख्यमंत्री होंगे। गठबंधन के 175 सदस्यीय विधानसभा में 164 सीटें, टीडीपी के 135, जनसेना के 21, बीजेपी के 8 सीटें मिली। बीजेपी को 8 सीटें मिली। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी को मात्र 11 सीटें मिली। एनविजन एनर्जी को 2024 टाइम 100 सबसे अधिक प्रभावशाली कंपनियों में नामित किया गया। वैश्विक हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन समाधानों में अपने वैश्विक योगदान के लिए एनविजन एनर्जी को टाइम की 2024 टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में ग्रीन जायंट के रूप में मान्यता दिया गया। कंपनी ने अपने नमोनवेंसी नेट जीरो इंडस्ट्रियल पार्क मॉडल और स्मार्ट पवन ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और हरित हाइड्रोजन समाधानों में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए विख्यात है। चीन का जो चॉन्ग-E6 प्रोब चंद्रमा के नमूने को घर लाएगा। चीन का चॉन्ग-E6 जांच चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से लॉन्च किया गया, जिसमें चंद्रमा चट्टान के नमूने और इस दुर्लभ अन्वेषित क्षेत्र से इस तरह का पहला मिशन है। 25 जून तक पृथ्वी पर लौटने का उम्मीद है। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में चीन की बढ़ती शक्ति को रेखांकित करता है। चीन अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा किया कि सुदूर क्षेत्र से उड़ान भरने के बाद आरोहक चंद्रमा के चारों ओर एक पूर्व निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया है। 2023-24 में नीदरलैंड भारत का तीसरा बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा। 2023-24 के दौरान नीदरलैंड, अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा, जबकि देश के व्यापारिक शिपमेंट 30% से अधिक की गिरावट आई है। नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 17.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2022-23 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जिन मुख्य वस्तुओं ने स्वास्थ्य निर्यात वृद्धि को दर्ज किया है, वे पेट्रोलियम उत्पाद हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में 2 सबसे प्रारंभिक आकाशगंगाओं का खोज किया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST
ने बिग बैंग के 300 मिलियन वर्ष के बाद की दो सबसे प्रारंभिक और सबसे दूर की आकाशगंगाओं, जिसका पहला नाम है JADES GS-Z140 और JADES GS-Z141 की खोज किया। इन दोनों में जो JADES JS-Z140 बड़ी है, अनुमानित 1600 प्रकाश वर्ष तक विस्तृत है। आकाशगंगाओं को हर्बल अल्ट्रा डीप फील्ड में देखा गया। हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट में नीली चींटी को खोज किया गया। अरुणाचल प्रदेश के जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में एक विशिष्ट नीले रंग की चींटी प्रजाति का खोज किया गया। पैरा ट्रेचिना नीला 2 मिलीमीटर से कम लंबाई का एक छोटी चींटी है, जिसका शरीर एंटेना, मैम्बिबल्स और पैरों को छोड़ दें तो मुख्य रूप से धात्विक नीले रंग का होता है। धात्विक नीला रंग अपने दुर्लभ जीनस पैरा ट्रेचिना की किसी भी अन्य प्रजाति से अलग है। केरल की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं। केरल के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण बनाए जो वैक्सीन उत्पादन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकास में सहायता करते हैं। संक्रामकता से हरित ये VLP उन्नत प्रयोगशाला अनुसंधान, निदान और प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसे तीन वायरल संरचनात्मक प्रोटीनों का उपयोग करके बनाया गया है। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना किया। दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा को लॉन्च किया। नई एजेंसी साचोन दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत में स्थित है, जिसका वार्षिक बजट 758.9 बिलियन वॉन $556 मिलियन है। इसके अलावा एजेंसी की 2032 में चंद्रमा पर अपने चंद्र लैंडर को उतारने की योजना है। 12 देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर को अपनाया है। 12 देशों ने जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जो अंतरिक्ष मलबे के गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक पहल है। चार्टर के वर्तमान हस्ताक्षरकर्ता देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, इस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। चार्टर जीरो डेब्रिस 2030 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं को प्रतिबद्ध करता है। हैदराबाद अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रही। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो राज्य अलग बनने के बाद 10 वर्ष के बाद हैदराबाद अब दोनों राज्यों की साझा राजधानी नहीं रहेगी। पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार हैदराबाद तकनीक रूप से 2 जून 2014 से दोनों राज्यों के लिए उभयनिष्ठ राजधानी के रूप में कार्य करती है। 2015 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री
एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को शेष राज्य की राजधानी घोषित किया। केरल ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किया। केरल ने कक्षा 7 की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT पाठ्यक्रम में AI सीखने की शुरुआत के साथ स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को शामिल किया। नए शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1, 3, 5 और 7 के लिए मलयालम, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ में नई ICT पुस्तकें दिखाई देगा। नए शैक्षणिक वर्ष में 1, 3, 5 और 7 के कक्षा के लिए मलयालम, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ में नई ICT पाठ्यक्रम की पुस्तक दिखाई देगा। सामान्य शिक्षा विभाग के मंत्री हैं V शिवनकुट्टी। स्कूल शिक्षा विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म ई-बुक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय कई राज्यों में सीमित पुस्तकालय पहुंच के मुद्दे को संबोधित करते हुए भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना 24 घंटे पुस्तकों तक पहुंचने का वादा करता है। इस मंच पर 100 से अधिक भाषाओं में 10,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध होगी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की। उच्चतम न्यायालय ने अपनी जेंडर संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने समिति के नेतृत्व की अध्यक्षता की और समिति में 12 सदस्य शामिल हैं। यह पुनर्गठन भारत के उच्चतम न्यायालयों में जेंडर संवेदनशीलता और महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर 2013 के विनियमों को खंड 4(2) के द्वारा प्रदत्त सख्तियों के अनुरूप हैं।